दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल हमारा डे 1 था ऑडिट के सेशंस का और आज है डे 2। आज के प्लानर में हमारे हैं ऐसे 505 और 510। 505 बात करता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में और 510 बात करता है ओपनिंग बैलेंस के बारे में। कि दोनों ही कोई बड़े सेक्शंस ऐसेज नहीं है। बहुत इजीली आराम से दोनों ऐसे खत्म हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं शुरू अपने सेशंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं 505, जो कि बात करता है ऐसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में। ओके। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में बात करता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब किसी थर्ड पार्टी से हम कंफर्मेशन ले रहे हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। हमें कोई ऑडिट एविडेंस चाहिए। ऑडिट एविडेंस रिक्वायर्ड होता है एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर, जो कि डायरेक्ट ऑडिटर को मिले फ्रॉम द थर्ड पार्टी। यानी कि कोई हम एविडेंस ले रहे हैं जो कि हम द थर्ड पार्टी से ले रहे हैं और वो डायरेक्ट ऑडिटर को मिले, तब वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन माना जाता है। वो पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है एंड अदर मीडियम में भी हो सकता है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन समझ लो, एनी एविडेंस विच डायरेक्टली रिसीव बाय auditor from third party in the form of electronic or other medium is called external confirmation। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन याद रख सकते हो। हम्म, उसके बाद ये चीज़ ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीडिंग पर्पज से है, इसको इग्नोर करो। ओके। ओके। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन थी। डिजाइन में बना दी ऑल्टर एविडेंस फ्रॉम डायरेक्ट as a direct written response but to the auditor from party and external confirm is called external confirm. It is in the paper or electronic or another medium। अब इसको कैसे करते हैं, लाइक एग्जीक्यूशन कैसे होता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं? तो इसका प्रॉपर 4 स्टेप्स है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन पता करो जो आपको चाहिए। दूसरा, क्लाइंट सिलेक्ट करो किससे आपको लेना है। तीसरा, डिजाइन करो एक्सटर्नल कंफर्मेशन और चौथा, सेंड कर दो या फॉलो अप कर दो। ओके। सबसे पहला डिटरमाइनिंग इन्फॉर्मेशन, आपको क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है सिलेक्टेड पार्टी से। देन वो पार्टी के बारे में सिलेक्ट करो कि आपको कौन कौन सी पार्टी, क्योंकि हर पार्टी को इसमें कंफर्मेशन नहीं जाता। हाँ, जब रिक्वायर्ड पड़ती है तो भेजा जा सकता है, अगर हर पार्टी एक लार्ज अमाउंट या लार्ज रिस्क कैरी करती है तो। अदरवाइज कुछ स्पेसिफिक पार्टीज ही होती है या थर्ड पार्टी होती है जिनको हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजते हैं कंफर्मेशन के लिए। ओके। देन उसके बाद एक कंफर्मेशन डिजाइन करो रिक्वेस्ट का, पूरा फॉर्मेट वगैरह होता है। ओके। एंड देन लास्ट में उसको सेंड कर दो, या फिर रिक्वायर्ड पड़ती है तो फॉलोअप रिक्वेस्ट होता है, यानी कि उसको अगर एक बार भेजा और उसके बाद भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो उस केस में उसको दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करो कि आप हमारी पिछले लेटर का रिस्पॉन्स कीजिए। ओके। इस तरीके से होता है। और फॉलोअप रिविजन्स भी होती हैं। फॉलोअप रिविजन करने से हमारा ऑडिट और अच्छा बनता है। ओके। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको जितना आप रिवाइज करोगे उतना बेस्ट होता जाएगा। ओके। अ, हाँ। तो अब यही साइकिल आपको फॉलो करनी है जब भी आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए। सबसे पहला इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन चाहिए हमें बाहर से। दूसरा, पार्टी सिलेक्ट करो किस पार्टी से हम ये कंफर्मेशन लेंगे। रिक्वेस्ट डिजाइन करो, क्योंकि ये सारे काम करने होते हैं ऑडिटर को, मैनेजमेंट इसमें कुछ नहीं करता। हाँ, वो मैनेजमेंट का लेटर हेड होता है जो कि मैनेजमेंट देता है ऑर्डर को, लेकिन डिजाइन, सेंड और रिसीव सब कुछ जो है ऑडिटर करता है। ये तो बेसिक चीज है। एंड देन उसके बाद उसको सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि हाई एश्योरेंस जब रिक्वायर्ड होती है, रिक्वेस्ट विद कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑर्डर इंडिकेटिंग वेदर द कंफर्मिंग पार्टी एग्रीज और डिसएग्री। यानी कि इसमें दोनों बातें की जा सकती है कि आप अगर एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, दोनों केसेस में आपको रिस्पॉन्स करना ही है। इंफॉर्मेशन इन द रिक्वेस्ट और प्रोवाइडिंग रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। ओके। पॉजिटिव कंफर्मेशन का सिंपल है कि अगर हाई रिस्क ऑफ एश्योरेंस है या हाई रिस्क है या हाई एश्योरेंस चाहिए तो उस केस में हम पॉजिटिव भेजते हैं, क्योंकि इसमें जो कंफर्मिंग पार्टी है उसको नेसेसरी है कि वो
रिस्पॉन्स करेगी, चाहे भले ही वो डिसएग्री करती हो या एग्री करती हो। ओके, किसी भी रिक्वेस्ट से मान लो हमने सेल्स का कोई कंफर्मेशन मांगा कि क्या आपकी सेल्स का ट्रांजैक्शन अमाउंट इतना है, लेकिन वो कहता है हमारे पास लिखा है 1 लाख। हमने उनसे पूछा, तो वहां पे अगर या तो हम ये कर सकते हैं कि 1 लाख लिख के भेजेंगे, वो बताएगा हाँ 1 लाख ही है या फिर 1 लाख नहीं है। या तो हम डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं कि आपके अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना बैलेंस दिख रहा है, तो उसके बाद हम उसको मैच कर सकते हैं। इसमें दोनों चीज वो सामने वाला रिस्पॉन्स करता ही है, हम चाहे किसी भी तरीके से करें वो रिस्पॉन्स करेगा। देन उसके बाद आता है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है कि a request from the confirming party, a confirming party is responding directly to the auditor only if confirming party disagree with the information provided in the request। ये तभी होता है कि जब जब हमें चाहिए डिसएग्री कर रहा हो तभी रिस्पॉन्स करे। यानी कि इस केस में ये होता है कि कंपनी जब कम ऑडिटर भेजता है रिक्वेस्ट, और अगर थर्ड पार्टी उससे डिसएग्री करती है, यानी कि उसको लगता है कि ये रिक्वेस्ट सही नहीं है, ठीक है, यानी कि जो अमाउंट लिखी है वो करेक्ट नहीं है। ओके, तो उस केस में वो जो है रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ ये अमाउंट जो है सही नहीं है। ओके, दीदी। ओके, ठीक है। ठीक। हाँ, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है कि ऑडिटर जो है ओनली इफ कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री, अगर डिसएग्री करता है तभी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अदरवाइज वो उसको रिस्पॉन्स करना, मतलब सिंपल है, डायरेक्टली टू द ऑर्डर ओनली इफ कन्फर्म पर डिसएग्रीज। अगर मान लो हमने पूछा, जैसे हमने लास्ट वाला केस लिया था कि 1 लाख का बैलेंस है, और अगर उसके पास भी 1 लाख का बैलेंस है तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर या कम या ज्यादा है तो उस केस में उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, यानी कि जब वो रिक्वेस्ट से कंफर्म नहीं होता है, कि वो डिसएग्री करता है कि नहीं यार ये चीज तो गलत है, तो उस केस में उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। और ये मोस्टली केसेस में लोअर एश्योरेंस जब चाहिए होता है ना, जब या तो होमोजीनियस आइटम्स हैं, यानी कि हम कंपनी के पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं या सेलर्स हैं, वो सेम ही है और उनसे कोई वो नहीं होता, कोई इशू नहीं है, तो उस केस में हम यह ले सकते हैं। मोस्टली अमाउंट सेम आता है हर चीज का, या कई टाइम से सेम ही चीज चल रही है, तो उस केस में वो ठीक रहता है नेगेटिव कंफर्मेशन, अदरवाइज पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, साइलेंस इज एज्यूम्ड दैट एग्रीमेंट, यहाँ पे साइलेंस ही एज्यूम होता है कि जो है वही एग्रीमेंट है। एंड वैलिड रिस्पॉन्स, यहाँ पे वैलिड रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है। ओके, पॉजिटिव सिंपल है, एग्री हो या डिसएग्री हो रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। नेगेटिव, अगर डिसएग्री हो तभी रिस्पॉन्स कर सकते हो। लोअर और हायर एश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। पॉजिटिव मोस्टली हेट्रोजीनियस केसेस में जाता है, ये समझ लो, और नेगेटिव जो है होमोजीनियस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट्स थे, लेकिन पॉजिटिव का तो सिंपल केस है कि वो अगर आप पॉजिटिव लगाओगे तो पॉजिटिव लगा ही लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली जब प्रैक्टिकल केसेस भी होते हैं ना, रियल लाइफ केसेस, उसमें भी जो है मोस्टली जो है हमारा पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ही जाता है, नेगेटिव जल्दी से नहीं जाता, क्योंकि नेगेटिव में हमें कोई एविडेंस जल्दी नहीं मिल पाता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा नेगेटिव कंफर्मेशन का गेटवे, यानी किस 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 रीजन में हमें नेगेटिव को यूज करना चाहिए। ओके, पॉजिटिव तो यूज होता ही है और उसे कर ही सकते हो, कोई ऐसे कंपलसरी, लेकिन नेगेटिव के लिए क्राइटेरिया है, अगर रिस्क असेसमेंट जो है हाई है। ओके, अगर हाई रिस्क असेसमेंट है, ओ सॉरी, लो लो रिस्क असेसमेंट है। मोस्टली ऑडिट में यही आता है कि हाई रिस्क असेसमेंट आ जाता है कई बार। लेकिन अगर हमें नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना है ना, तो वहाँ पे हमारा नो लो रिस्क रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। पॉपुलेशन की नेचर जैसे मैंने बताया होमोजीनियस होना चाहिए। ओके, लो रिस्क होमोजीनियस पॉपुलेशन, एक्सेप्शन एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए, यानी कि जो कंपनी है उसके रिलेटेड हमें लो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि यहाँ कोई प्रॉब्लम निकलेगी। हमें पता है कि यहाँ मोस्टली चीजें क्लियर है, कोई चांस ही नहीं है कि जल्दी से कोई गलत चीज आ जाए। एंड रिसिपिएंट बिहेवियर, okay, the auditor is not aware of the circumstance or condition that would be recipient negative confirmation regards such request. Okay, तो
या तो रिसिपिएंट के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पूछना चाहता है। ओके, 4 पॉइंट है। रिस्क लो होना चाहिए, पॉपुलेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन लो होना चाहिए, बिहेवियर ठीक ठाक होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा लगता है कि वो मोस्टली केसेस में रिस्पॉन्स नहीं देगा सामने वाला, तो फिर नेगेटिव डाल लो, ताकि ये पता चल जाए कि ठीक है या नहीं। ओके। ओके, 4 पॉइंट्स है जिस केस में नेगेटिव आता है। मोस्टली पहले 3 भी याद कर लोगे, उसी की बेसिस पे मोस्टली आपको एमसीक्यूज या वगैरह मिल जाता है, या तो क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो उसी से पूछ लेंगे। फर्स्ट कंफर्म इज रिक्वायर्ड इफ एनी कंडीशन इज अनमेट। इन चारों में से अगर कोई भी कंडीशन मेट नहीं होती, एक भी नहीं होती है ना, तो भी आपको पॉजिटिव कंफर्मेशन के लिए जाना चाहिए। ओके, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इंटरेक्टिंग फीडबैक लूप में दो परफेक्शन पॉइंट्स हैं, नॉन रिस्पॉन्स और एक्सेप्शंस। नॉन रिस्पॉन्स यानी कि अ फेलियर ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और अ रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड। या तो उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, या तो जो रिस्पॉन्स क्या था वो अनडिलीवर्ड हुआ। नो इट हैज बीन ऑब्टेन अल्टरनेटिव प्रोसीजर में रिक्वायर्ड। अगर ऐसा कोई केस होता है जिसमें सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं करता है, या फिर रिस्पॉन्स जो है वो अनडिलीवर्ड रह जाता है, तो उस केस में कोई एविडेंस नहीं मिला तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर ट्राई करेंगे। एक्सेप्शन क्या होता है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स करता है और हमारे पास वो रिस्पॉन्स आता है और उस केस में कोई एक्सेप्शन निकल जाता है, यानी कि डिफरेंस आ जाता है जो हमने करा और जो हमारे पास कंफर्मेशन आया, देन इंडिकेट द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस दैट रिक्वायर्ड रिकंसिलेशन। तो उसको रिकंसाइल करो और उसको चेक करो कि क्या वो सही है कि गलत। लाइक मतलब कि हमने पूछा था 1 लाख का बैलेंस, लेकिन हमें रिस्पांस मिलता है कि नहीं, हमारे पास तो 50,000 का ही है। लेकिन वो रिस्पांस करने में भी टाइम लगता है, यानी कि उस सामने वाले बंदे ने देर से लेटर चेक किया एंड तब तक बैलेंस का चेक डिले हो गया था, या जो चेकिंग थी वो थोड़ी मतलब ट्रांजैक्शन थी वो और हो गई थी, जिससे बैलेंस चेंज हो गया। तो उस केस में उसको रिकंसाइल करो एंड देन चेक करो क्या वो एक्सेप्शन ठीक है कि नहीं। अगर फिर भी एक्सेप्शन आता है तो फिर आपको आगे प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे उसको चेक करने के लिए, और सही होता है तो फिर वो सही है, एविडेंस आपका बन जाता है। ओके, एंड देन प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट रिफ्यूजल। लेकिन अगर मैनेजमेंट कहता है कि नहीं, मत करो ये, ठीक है, मैनेजमेंट कहता है कि रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट मत भेजो क्योंकि हमारा क्लाइंट के साथ कुछ लिटिगेशंस चल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, इसकी वजह से जो हमारे केसेस है वो और ज्यादा वीक हो जाएंगे अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए? सिंपल, इंक्वायरी करो पहले मैनेजमेंट से कि आप मना क्यों कर रहे हो। ठीक है, जब मैनेजमेंट कहता है कि किसी क्लाइंट को या किसी भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन मत भेजो, तो मैनेजमेंट से पूछो क्यों ना भेजे, क्या रीजन है। देन इवेल्युएट करो कि मैनेजमेंट जो कह रहा है वो सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो ओके, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, वो ऐसा करने को क्यों कह रहा है उसके बारे में जानो। अगर वो सही होता है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर ट्राई करो जिससे हम एविडेंस ले सके। ओके, सिंपल, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजल करता है उससे बात करो, यानी इंक्वायरी करो, इवेल्युएट करो, देन अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को अपनाओ। सिंपल था एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और ओके, खत्म हो गया हमारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। 3 मेन पॉइंट्स थे। मेथड कैसे लगता है, डिटरमाइन, डिजाइन एंड सेंड, चॉइस पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव के 4 पॉइंट्स हैं, रिस्क, पॉपुलेशंस, एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर। लास्ट कंटीजेंसी, अगर नॉन रिस्पॉन्स रहता है, एक्सेप्शन रहता है या मैनेजमेंट रिफ्यूजल करता है, तो उस केस में क्या क्या करना चाहिए। सिंपल सिंपल से था हमारा जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसमें यही 3 सेम मेन है। या तो आपको पॉजिटिव के बारे में केस दे देगा कि इसमें बताओ कौन सा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, जो अभी हम क्वेश्चन उस पर करेंगे भी, ठीक है। या तो डायरेक्ट पूछ लेगा क्या मेथड है, मेथड तो जल्दी नहीं पूछता है तो एमसीक्यू वगैरह में डाल देगा। या तो मैनेजमेंट रिफ्यूजल का पूछ लेता है। ओके, उसके अलावा उसको कोई बनाना होता है तो फिर ऐसे कर लेता है। क्वेश्चन था हमारा, यह आया था September 24 में, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। ओके, क्या कहता है कि सबसे पहले पढ़ते हैं पूछ क्या रहा है। देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट करो और एक्सप्लेन करो किस टाइप की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हमें सेंड करनी चाहिए ऑर्डर को इन कोर्स ऑफ एक्शन टेकिंग कंफर्मिंग रिसीव फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल से कंफर्मेशन लेने के लिए हमें किस तरीके की रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए उसकी बात करता है। ओके, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या पूछ रहा है। द ऑडिटर वांटेड टू फ्रॉम टेक
ट्रेड रिसीवेबल से कंफर्मेशन लेना चाहता है। ओके, विच ऑफ द मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा हो चुका है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 425। द ऑडिटर सेंड कंफर्मेशन लेटर to the party requesting them to respond directly to him, okay, or not agree with the amount outstanding from them, ठीक है। वेदर और नॉट यानी कि उससे एग्री करते हो या नहीं करते हो वो बताना है। अब देखो यहाँ पे पढ़ोगे तो उसने क्या बोला कि वेदर और नॉट दे एग्री। इसका मतलब कि वो पूछ रहा है कि भले ही आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, आपको रिस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट ही यहाँ क्लिक हो जाता है कि जहाँ पे एग्री करो या ना करो रिस्पॉन्स करना ये मैंडेटरी है, तो वहाँ पे हमारा पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आ जाता है। दैट ट्रेड्स रिसीवेबल कंफर्मिंग द ऑडिटर एफडी लिमिटेड दे रिक्वायर पेमेंट ऑफ 420 एफडी बुक्स ऑफ द अकाउंट। वहां पे ट्रेड रिसीवेबल में उन्होंने कंफर्म, मतलब ट्रेड रिसीवेबल ने कंफर्म किया कि 420 बैलेंस है, ना कि 425। सिंपल। अब लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही एक लाइन थी, उसी में हमें पता चल गया कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। पर मैक्सिमम केसेस में जहाँ पे वो 4 पॉइंट्स ना बोले हो, चार में से अगर एक पॉइंट भी बोलता है ना, और या तो उसके रिलेटेड कुछ भी बोलता है, तो वहां पे आपको नेगेटिव देखना है। अदरवाइज आपको मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव कंफर्मेशन रहेगा। तो इसमें भी यही है, पॉजिटिव पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है। और क्या पूछा है, state and explain the type of confirmation request sent by the auditor and the course of action should be taken on the confirmation received from the trade receiver। यानी कि जब वो रिसीव हुआ लेटर, क्योंकि इसमें बोला है रिसीव हो गया, लेकिन और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि बैलेंस जो है 420 का दिया है, और हमारे में हमें कितना दिया है 425 का। ये हो गया एक्सेप्शन। तो अब इस एक्सेप्शन को केस करेंगे, पहले पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसका वो लिख दिया डेफिनेशन कि रिक्वेस्ट ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड इंडिकेटिंग द एग्रीज और डिसएग्री ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिंपल था। देन उसके बाद एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में अगर डिफरेंस आता है इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट और जो रिसीव उसके बीच का, तो उसको एनालाइज करेंगे और डिफरेंस का रीजन पता करेंगे कि क्यों डिफरेंस आया। उसके बाद यहाँ पे केस से उठा के लिख दिया कि जो हमने रिक्वेस्ट मांगी थी 425 की थी, जिसमें मोर देन 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, बट एक्चुअल बैलेंस कंफर्मिंग पार्टी ने 420 बताया है। तो एडम इनटू अकाउंट अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, कुछ और प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, असिस्ट करेगा एंड पता करेगा कि क्या होता है। एंड रिक्वायर्ड 330 इन द केस इंडिकेटेड एक्सेप्शन, 330 हम आगे पढ़ेंगे। एंड सारी इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि एक्सेप्शन केस में सिंपल है, सबसे पहले आप ये पॉइंट लिख दो, ये वाली, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख दो। इसमें क्या है सिंपल कि जो डिफरेंस इसमें लिखना है कि डिफरेंस जो है बिटवीन रिक्वेस्टिंग और रिसीव इंफॉर्मेशन, उसका उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। और गिवन केस क्या था 425, जो कि 6 महीने से आउटस्टैंडिंग था, हमने उसके एंटिटीज रिकॉर्ड में, और जो कंफर्मिंग पार्टी ने बताया वो 420 था। ये केस ये आ गया हमारा क्वेश्चन से। ओके, ये हमारा क्वेश्चन से आ गया। लास्ट में सिंपल लिखना है, ऑर्डर इवेल्युएट करेगा अकाउंट बैलेंस को और अदर विथ अदर ऑडिट प्रोसीजर, एंड उसके हिसाब से चेक करेगा कि क्या रीजन है इसको होने का, एंड जो अमाउंट है उनको रिकंसाइल कर लेगा। सिंपल चीज है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। आप लोग इसको रीड कर सकते हो, और भी क्वेश्चन हो आपके पास इससे रिलेटेड उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को 510 क्लियर हो, 505 क्लियर हो गया होगा। एंड इतना सा ही छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है 505 का। ओके, 3 पॉइंट्स में कवर है। एंड इसके बाद हम चलते हैं अपना सेकंड कॉन्सेप्ट पे 510 पे। ओके, 510 बात करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, या कहें तो सिंपल लैंग्वेज में ओपनिंग बैलेंस की बात करता है ये, यानी कि जो कंपनी के ओपनिंग बैलेंस होते हैं उससे रिलेटेड बात करता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क ऑडिट न्यू क्लाइंट, ये भी बहुत सिंपल है और बहुत छोटा सा ऐसे है। डिफाइनिंग 510, इसमें दो सिनेरियोज है, अनऑडिटेड, या तो कंपनी का पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ है, या तो प्रेसिडेंट ऑडिटर ने किया है। ओके, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऑडिट नहीं हुआ है तो यानी कि वो अनऑडिटेड स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसकी, तो हमें उसमें बहुत सारी चीजें खुद से ही चेक करनी होगी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑडिटर ने कर रखा है तो हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, और
कि करेक्ट है कि नहीं। ओके, की वेरिएबल्स क्या है इसमें? सिंपल की वेरिएबल यही है कि बैलेंस ऑफ प्रोसीजर्स के बारे में बात करना है, जो ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड अमाउंट की बात कंफर्मेशन करनी है बस। विजिटर ऑडिटर जो है उसने चेक किया होगा, अगर कोई डिफरेंस आया होगा तो उसे प्रायर पीरियड का बताया होगा आइटम, एंड उसी को चेक करना है कि जब इस साल का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो क्या वो करेक्ट एंट्री की गई है उसकी कि नहीं। ठीक है। ऑडिटर इज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, दो ऑब्जेक्टिव है, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट और अकाउंटिंग पॉलिसीज। यानी कि अगर कोई रिस्क थी लास्ट ईयर कहीं वो तो ट्रांसफर नहीं हुई, अगर हुई है तो उसको क्या रिकॉर्ड किया गया है, एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है कि नहीं, कहीं इस साल पॉलिसीज को चेंज करके गलत बैलेंस तो रिकॉर्ड नहीं किया गया, उसको चेक करता है। रीड प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल अप्रोच क्या है, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करो, उसके क्लोजिंग बैलेंस को पता करो क्या थे, एंड देन अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से उसका ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लो। ओके, अकाउंटिंग बैलेंस बैलेंस फॉलो हुआ है कि नहीं, नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर ठीक है कि नहीं, करंट पीरियड में कोई रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट है कि नहीं, वो बैलेंस प्रॉपरली ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, एंड प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट थी कि नहीं। ये सब चीजें लाइक मतलब बहुत सिंपल चीजें हैं। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसीजर्स, यानी कि ये जो ऐसे है ना, ये सिंपल आपको बात करेगा कि जब आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हो या मतलब अपने किसी कंपनी या एंटिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो ऑडिट करने के लिए, सबसे पहले चेक कर लो कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके ओपनिंग बैलेंसेस करेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है या कोई भी रीजन होता है तो उसके बारे में पूछ लो, उसको करेक्ट कर लो, एंड देन उसको सॉल्व कर लो। लेवरेजिंग द प्रोसीजर वर्क, audit of the financial statement will be financial statement, primary procedures and sufficient appropriate auditor evidence. ओके, इसमें देखो क्या कहता है कि फाइल रिव्यू कर लो, जो प्रिस्टर ऑडिटर था तो उसने वर्क किया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एंड परचेज द कॉपी ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड। ठीक है, तो ये चीज नॉर्मल है कि जब भी आप अगर प्रेसिडेंट ऑडिटर था तो आपको वो बैलेंसेस चेक करने होंगे कि क्या उस टाइम पे कोई गलती तो नहीं थी, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, या कोई रिकॉर्ड ऐसा कि उसने मॉडिफाई ओपिनियन जिस पे दिया हो, तो उस केस में उसके वर्क फाइनेंस उसके वर्क वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसकी रिपोर्ट्स और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो सारा करंट ईयर ऑडिटर एक बार रिव्यू करेगा, एंड पता करेगा कि कहीं उसमें कोई मिस्टेटमेंट्स तो नहीं है, जिससे ताकि उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए इससे रिलेटेड। करंट एसेट्स की बात करते हैं। अब देखो, जब ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं सबसे पहले इसमें करंट एसेट्स आते हैं, क्योंकि मोस्टली उनके ही बैलेंस जो है ट्रांसफर होते हैं और वो चेंजेस भी होते हैं, लाइक इन्वेंट्री वगैरह के। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व द करंट इन्वेंट्री काउंट, जो हमने करंट इन्वेंट्री काउंटिंग पढ़ी थी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स में, उसके बारे में बात करता है। रिकंसाइल करो कि पिछले साल का बैलेंस जो था क्लोजिंग बैलेंस और अभी का ओपनिंग बैलेंस, क्या उसके बीच में कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अगर नहीं हुई तो उसके पिछले वाले से रिकंसाइल करके देखो कि करेक्ट बैलेंस शो कर रहा है कि नहीं। ओके, वैल्यूएशन एड कट ऑफ्स वगैरह, यानी कि टाइम पीरियड कब तक का लिया है, यानी कि 31 मार्च तक की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है कि नहीं, अगर नहीं करी तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके, 4 पॉइंट्स है करंट एसेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर नॉन करंट एसेट्स का कैसे करते हैं, नॉन करंट से लायबिलिटीज। ओके, सबसे पहले एग्जामिन कर लो, या तो एग्जामिन कर लो, और मेथड 2 है कंफर्मेशन। एग्जामिन यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है या कोई पेमेंट वगैरह की गई है एसेट्स या लाइबिलिटीज के लिए, तो उसके ट्रांजैक्शंस को चेक कर लो या रिकैलकुलेट कर लो कि प्रॉपर रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं। दूसरा मेथड है कंफर्मेशन, यानी कि जो एक्सटर्नल पार्टीज है उनसे पूछ लो कि क्या ये ट्रांजैक्शन हुई थी, और अगर हुई थी तो इसका बैलेंस कितना था और कितना अभी होना चाहिए उसके हिसाब से, यानी कि रिकैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप कंफर्मेशन करते हो। ये कंफर्मेशन मोस्टली उस केस में होता है जब एसेट्स किसी थर्ड पार्टी के पास है, या गिरवी रखी है टाइप मोर्टगेज वगैरह की चीज उसमें होता है। ओके, इवैल्यूएशन कंसिस्टिंग इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसमें सिंपल है अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक करने हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई है कि नहीं, एनी ऑफ दिस ट्रू। अगर करंट पीरियड के अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट कंसिस्टेंट अप्लाइड, अगर करंट पीरियड की पॉलिसीज जो है
पिछले ईयर की पॉलिसी से मैच नहीं करी। हाँ, कोई चेंजेस आए हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो चेंजेस आए हैं उसको भी प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं। जैसे जब एएस और इंडियस आया था, तो कई सारी कंपनियों को कहा था कि इंडियस में शिफ्ट हो जाओ। तो उस केस में इंडियस के हिसाब से थोड़ी सी अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज है, हल्का सा चेंज होता है। तो वहां पे वो मेंशन करना होता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो प्रॉपरली फॉलो की गई है कि नहीं। अगर नहीं की गई तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड। अगर कोई चेंज हुआ है उसको रिकॉर्ड नहीं करा है तो वो एडिक्वेटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज। अगर प्रॉपरली प्रेजेंट या डिस्क्लोज भी नहीं किए ट्रांजेक्शन्स को, तो उस केस में भी हमको ओपिनियन को चेंज करना पड़ेगा। या तो वो क्वालिफाइड हो जाएगा या तो एडवर्स ओपिनियन हो जाएगा, यानी कि मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन। इसमें सिंपल है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात की है, उसके ने पिछले साल की पॉलिसीज यूज करी है कि नहीं प्रॉपरली, कंसिस्टेंटली। नहीं करी तो मॉडिफाई करो। कोई चेंज है वो चेंज नहीं करा तो मॉडिफाई करो। क्या प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं करा तो भी आप मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, देन आता है रिपोर्टिंग मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद खत्म। वैसे ये कुछ नहीं है, ये आप जब हम 700 पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। और ठीक है, ऑर्डर अनेबल टू obtain and appropriate audit evidence regarding the opening balance. Material misstatement. Opening balance contain a misstatement that not properly accounted for presented disclosures. ओ ओके। और पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वाला जो पेज है ना, ये पूरा उठ के हमारे इस बार Jan 26 का ऑडिट का पेपर का एक पूरा एमसीक्यू बन के आया था। पूरा का पूरा ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक पूरा 2 नंबर का एमसीक्यू था ये। आप जाके चेक करोगे ना एक स्टडी में, तो ये पूरा एमसीक्यू बन के आया था और ये ऐसे ही पूछा गया था कि अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। अगर एप्रोप्रिएट ऑडिटेंस नहीं मिल पाता है तो वहां पे क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर देते हैं, ठीक है। और अगर मटेरियल में स्टेटमेंट है तो उस केस में क्वालिफाइड या एडवर्स देते हैं। ओके, और ये मेरे को ये देख के अभी, मतलब अभी तक मैंने जब देखा था ना तब मुझे याद नहीं आया, लेकिन अभी जब मैंने इसको पढ़ा ना तो मेरे को बिल्कुल वही प्रॉपर आंसर क्लिक हो गया। उसमें एक ऑप्शन था एक्सप्रेस और डिस्क्लेमर का, और एक ऑप्शन था क्वालिफाइड एंड एडवर्स का। ओके, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो। Jan 26 का एमसीक्यू मेरे केस स्टडी वाला एमसीक्यू है, ठीक है। मेरे को वो तो याद नहीं कौन सी केस थी, पर हाँ ये आया पक्का था और उसमें ऑप्शन है। ओके, तो सिंपल है। और उसके बाद 510 हमारा कंप्लीट हो गया। सिंपल प्लान आइडेंटिफाई करो कि अनऑडिटेड है या प्रेसिडेंट ऑडिटर ने की है, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह चेक कर लो। यूज रिकॉर्ड्स चेक कर लो, इन्वेंट्रीज रोल बैक कंफर्मेशन ले लो कि जो चीजें उसमें मेंशन है वो करेक्ट है कि नहीं। एंड देन स्कोप लिमिटेड है डिस्क्लेमर, एंड क्वालिफाइड और मिस स्टेटमेंट है तो एडवर्स या क्वालिफाइड दे सकते हो। ठीक है, ओपनिंग ओपनिंग बैल 710 भी ऐसा कोई खास मतलब उतना बड़ा नहीं है। और इस पे लास्ट टाइम से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस भी आए नहीं है, ठीक है, नए सिलेबस में। तो हो सकता है आगे के टाइम पे अगर इसमें हाँ डिस्क्रिप्टिव में नहीं आया है, उसमें एमसीक्यूज वगैरह में कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसका मैंने एक स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन उठा लिया है। ओके, क्योंकि मेरे को एग्जाम के पेपर में तो कोई क्वेश्चन मिला नहीं था इसका। एमएस पीवाई पीक्यूआर एंड एसोसिएट आर द कंपनी ऑफ द स्टैट्यूटरी TUV Limited for the financial statement 20 to 23. They have been appointed statutory auditor TVA Limited, TUV Limited for the first time. फर्स्ट टाइम उसको, यानी कि पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्टिव बताना है एंगेजमेंट पार्टनर का। तो सिंपल इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट लिखोगे आप ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड। ओपनिंग बैलेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस कंटेंट मटेरियल इफेक्ट ऑफ द करंट पीरियड, मटेरियल content misstatement that materially affected the current period financial statement, and appropriate accounting policies reflective the opening balance have the consistent applied and current period financial statement or change thereto adequately disclosure according to the applicable financial reporting framework। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये अब ये मैं बताता हूँ कौन सा वाला है। जो हमने तीन वो नहीं पढ़ा, ये रहा, ये वाली चीज है यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और नॉट प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड,
करंट पीरियड वाला ठीक है, आर अकाउंटिंग पॉलिसीज आर ओपनिंग बैलेंस, ये पॉइंट पूरा यहाँ पे आप मैच करके देख लो। दिया हुआ है संज्ञा, हाँ ये रहा, ठीक है, पूरा दिया और इतना ही आंसर है, छोटा सा आंसर है। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, ऑडिटर को चेक करना होता है कि कहीं ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, या फिर कोई जो अकाउंटिंग पॉलिसी थी वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, अगर चेंज हुआ है तो उसको चेंज करा है कि नहीं, या फिर जो प्रॉपरली प्रेजेंटेड डिस्क्लोजर्स था कि नहीं वो करा है कि नहीं। तो इसी के साथ हमारा दोनों एसेस कंप्लीट हो गया, बहुत छोटे छोटे एसेस थे, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड ओके, तो आई होप आप लोगों को एसेस दोनों समझ आए होंगे। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है दोनों ऐसे में जैसे किसी में भी, आप पूछ सकते हो। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन और ओपनिंग बैलेंस बहुत सिंपल एसेस थे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस वाले पे थोड़ा क्वेश्चंस कम होते हैं, मैक्सिमम एमसीक्यूज वगैरह रहते हैं। और लेकिन एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाले पे इस बार भी क्वेश्चन आया था, Jan 26 का भी एक क्वेश्चन जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे था। तो इस लास्ट चांसेस है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसके चांसेस कम हो जाए। ओके, आप इसको मार्क कर सकते हो सी कैटेगरी, क्योंकि अगर मोस्टली मैंने देखा है कि अगर एक अटेम्प्ट में कुछ आ गया तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जल्दी नहीं आता है, क्योंकि एक अटेम्प्ट के बाद आ जाएगा लेकिन डायरेक्ट अगले अटेम्प्ट में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसको सी कैटेगरी मार्क कर सकते हो। एंड एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकता है, तो रिवीजन तो करनी है, पूरी ही करनी है, कुछ भी छोड़ना तो नहीं है। पर हाँ, जो मार्किंग रहेगी सी कैटेगरी की उसको लास्ट में रिवाइज कर लेंगे, एक बार ओवरव्यू कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली वो चीज़ बड़ी भी नहीं होगी, छोटी छोटी होगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आज का सेशन बहुत छोटा सा था क्योंकि टॉपिक ही बहुत छोटे थे। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। मेरा नाम है करण और आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहे होंगे। तो अगर सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी ये सेशंस तो स्टार्ट हुए हैं। तो इस बार और पे बार। ओके, बाय बाय।